ओके। अब ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी वो लोग ने बोला था कि जो लैंड है वो उस पर चारों में से कोई भी क्रॉप ग्रो हो सकता है, और मिनिमम जो कमिटमेंट है 36 टन और 40 टन का, वो कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, तो रैंक अभी चारों में कॉमन आएगा, तो ये आएगा 1 2, ये 3 और ये 4। उसके हिसाब से अगर मार्केट कमिटमेंट नहीं है और लैंड में चारों क्रॉप ग्रो हो सकता है, तो बस सिर्फ सी ही ग्रो करेंगे, बाकी कुछ भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ कैरेट से ग्रो करेंगे। और सिर्फ कैरेट्स ग्रो किया तो प्रॉफिट होगा सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, बाकी सब नहीं रहेगा। पोटैटो, टोमेटो, पीस कुछ नहीं रहेगा। एग्जाम में नहीं रहेगा तो लिखने का नहीं। ठीक है। 1350 का कंट्रीब्यूशन है, नहीं 9600 का कंट्रीब्यूशन है। और पूरा का पूरा 100 एकर्स अपन दे रहे हैं, यानी कि 960। उस पे से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, 450 था ना, 450। ठीक है, तो आपको 510 का प्रॉफिट मिलेगा। बाद में उन्होंने बोला कि बीईपी निकालो, तो बीईपी के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर एकड़। जब भी अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं तो बीईपी यूनिट में आता है, और जब भी अपन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर एकड़ लेते हैं तो बीईपी भी एकर्स में है। तो बीईपी एकर्स, तो फिक्स कॉस्ट है 450 और कंट्रीब्यूशन पर एकड़ वो 9600 है। अभी अपन सिर्फ कैरेट से ग्रो करें तो उसी का कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, कितना आ रहा है, 46.875 एकर्स। और इसको यील्ड से मल्टीप्लाई किया, इसका यील्ड कितना है, 12। नहीं 12 नहीं, 12 ही ना। हाँ, यील्ड पर एकड़ 12, तो मल्टीप्लाई करो 5, 62.5 टन्स। ये बीईपी आएगा टन्स में। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 4,50,000 डिवाइड बाय ये जो सेल्स, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये पर एकड़ का है, 9600 है। और एक एकड़ में 12 टन ग्रो होता है, तो आपको पर टन का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये 12 टन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 4,50,000 डिवाइड बाय कितना टन हो रहा है, 800। समझ में आया क्या? रिक्वायरमेंट दिया है जो एलोकेशन में इसको कैरेट बना देंगे क्या, ग्रीन हाँ, क्योंकि उन्होंने दोनों जो रिस्ट्रिक्शंस था वो निकाल दिया। एक तो लैंड इंटरचेंजेबल यूज हो सकता है चारों क्रॉप में, तो वो पहला रिस्ट्रिक्शन था वो निकल गया। और दूसरा कि मिनिमम कमिटमेंट नहीं है। अगर वो मिनिमम कमिटमेंट वाला रखा रहता तो अपने को इसका दोनों का 40-40 टन, इसका 36 टन से पहले रिजर्व करना पड़ता। उसके बाद में जो लैंड बचेगा उस पर कैरेट्स को ग्रो करेंगे, और वो केस में ब्रेक इवन कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि अपन बाकी के भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उससे भी कंट्रीब्यूशन आएगा ना। ठीक है, तो वो केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, 4,50,000 अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए ब्रेक इवन के लिए, जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन। तो बाकी क्रॉप से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो निकालो, यानी कि इसका 40 टन, इसका 40 टन, उससे कितना कंट्रीब्यूशन आया, इसके 36 से कितना आया, वो 4.5 लाख के सामने एडजस्ट करो। जो बाकी का कंट्रीब्यूशन है वो तुमको कैरेट से चाहिए। ठीक है, तो वो बैलेंस फिगर तुमको कैरेट्स का ब्रेक इवन लेना पड़ेगा। आ समझ में? हाँ, कंट्रीब्यूशन पता चला। हाँ, ये केस पे अगर सपोज वो मिनिमम मार्केट कमिटमेंट रखा रहता तो आप 40 टन पोटैटो, 40 टन टोमेटो, 36 टन पीस ग्रो करते और बाकी का कैरेट्स ग्रो करता। तो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए 4,50,000 ब्रेक इवन के लिए। ठीक है, तो 4,50,000 में पोटैटो का कंट्रीब्यूशन 40 टन का, टोमेटो का 40 टन का, पीस का 36 टन का,
वो टोटल कंट्रीब्यूशन है 3 क्रॉप से आ गए। जो बाकी का कंट्रीब्यूशन है वो आपको लेना है कैरेट से। तो 4,50,000 माइनस ये 3 का कंट्रीब्यूशन, तो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सी। तो हमने यहाँ पे कैसे किया कि पूरा 450 अपन सी से ही रिकवर कर रहे हैं। तो पूरा 450 नहीं, 450 में से 3 का कंट्रीब्यूशन माइनस करके जो आएगा वो आप सी से रिकवर करोगे। तो डिवाइड बाय उसका कंट्रीब्यूशन पर टन, तो आपको मिल जाएगा उसका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन भी अपने को प्रोडक्ट वाइज लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट वाइज लिखना पड़ेगा, उस पर चारों क्रॉप का नाम आएगा। ये 3 का 40-40 36 और कैरेट का जो भी आपने फाइंड किया है वो वैसे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में एबीसी का मशीन आवर्स दिया है 10, 14 और 12। डी और ई का लेबर आवर्स दिया है 2 और 1। टोटल 36 आवर्स, यानी कि ये 10 प्लस 14 प्लस 12 मिला के 36 हो रहा है, और 2 प्लस 1 मिला के 3 आवर्स हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर रेट है, फिक्स कॉस्ट पर रेट है, तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। असेंबली कॉस्ट डायरेक्टली टोटल में दिया 40 रुपया, सेलिंग प्राइस है 600 रुपया। नीचे पैराग्राफ में बता रहे कि 50% मार्केट डिमांड इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे बोल दिया है 4752 आवर्स है, और इसको बढ़ा नहीं सकते। लेबर अवेलेबल है, तो लोग बोल रहे हैं कि एबीसी में से किसी एक को परचेज करेंगे, जिसका परचेज प्राइस दे दिया है 80, 160 और 125। तो पहला तो क्वेश्चन है कि करंट प्रॉफिट बताओ। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 4752 जो नंबर ऑफ आवर्स है डिवाइड बाय 36 किया, तो अभी का नंबर ऑफ बैचेस मिलेगा। ठीक है, 4752 टोटल आवर्स है, और एबीसी के लिए जो मशीन आवर्स चाहिए वो 36 है। हाँ, मशीन आवर्स ही है ना वो। 4752 आवर्स, आवर्स बोला था यहाँ पे, वो लेबर तो अवेलेबल है, तो फिर वो बताने की जरूरत ही नहीं कि कितना अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे शॉर्टफॉल रहेगा वही आपको डेटा देगा। तो वो जो 4752 आपका मशीन आवर्स ही है, और एबीसी बनाने के लिए 36 आवर्स एक बैच को चाहिए। तो 4752 डिवाइड बाय 36 कितना बन रहा है, 132। तो 132 बैचेस के लिए अपने को प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो 132 इंटू 600 करोगे तो सेल्स आएगा। बाद में 132 इंटू ए का 32, बी का 54, सी का 58, डी का 12 और ई का 4, ये मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। हाँ वो, हाँ तो ये आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। बाद में असेंबली कॉस्ट आएगा 132 इंटू 40। ठीक है, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद में आएगा फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट 132 इंटू 316। ठीक है, वो आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये पहले वाले का आंसर आपका हो गया। ठीक है, ओके। अब दूसरा वाला बोला है कि अगर आप ए, बी या सी में से अगर कोई एक परचेज करने को डिसाइड करते हो तो कितना बैचेस बन पाएगा ये बताओ। ठीक है, तो अभी हाँ, क्या क्या नहीं, वो बी वाले क्वेश्चन में आपको पहले ये पूछा है कि अगर ए बी सी में से अगर कोई एक परचेज कर रहे हो तो आपका कितना कैपेसिटी ये फ्री होगा कि जो आप नया प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे। और सी वाले में पूछा है कि फाइनली बताओ कि आप एबीसी में से कौन सा परचेज करोगे ताकि 50% डिमांड फुलफिल हो पाए। उसमें आपको की फैक्टर अप्लाई करना है। ठीक है, तो बी वाले में आपको सिर्फ नंबर ऑफ बैचेस बताना है। अगर ए बाय किया तो कितना बैचेस बन पाएगा, बी बाय किया तो कितना बनेगा, सी बाय किया तो कितना बनेगा। ठीक है, तो अगर ए बाय किया तो बी और सी का 14 प्लस 12, 26 आवर्स अपने को लगेगा बी और सी बनाने के लिए, और अपने पास 4752 आवर्स है। तो 4752 डिवाइड बाय 26 कितना आता है बताइए। 182। अगर ए बाय किया तो 4752 डिवाइड बाय 26, 182 बैचेस बन रहा है। अगर बी बाय किया तो 4752 डिवाइड बाय, अब ए और सी अपने को बनाना पड़ेगा, तो 22216। सी बाय किया तो 4752
और ए और बी बनाएंगे तो 24 198। अभी का 132 है, 50% इंक्रीज बोला तो 188 होगा। कितना आ रहा है? 198। तो 198 अपने को बनाना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये उससे कम है। अभी उसके बाद में पॉइंट नंबर सी में वो लोग बोल रहे हैं कि अगर 50% मार्केट डिमांड नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ने वाला है तो कौन सा कंपोनेंट बाय करें ये बताओ, ठीक है। तो अभी अपन की फैक्टर अप्लाई करेंगे। तो परचेज प्राइस 80 160 125, ये परचेज प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट 32 54 58। तो सेविंग इफ मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय मशीन आर, 7.57 ये कंट्रीब्यूशन पर आवर और इसको देना है रैंक। तो ये आएगा 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ये 106 डिवाइड बाय 14 एक बार डिवाइड करो वापस एक बार। लेकिन एलपीपी ये इस पे दोनों का एग्जाम में आपको मिक्सअप नहीं करेंगे। अभी इसमें वो ए फाइंड करना था, कौन सा बाय करना है। बाय करके जस्ट फाइंड करके ये ना आपको क्रॉस ये काढून टाका ना, ये मतलब एक को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ए वाय केल्यावरती आपल्याला तो प्रिंटिंग मिस्टेक का भी एक पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ, ठीक है। तो आइडियली आपको क्या करना है, पहले ए को बाय करके 182 बैचेस के लिए प्रॉफिट निकालना है, यानी कि एक ही टेबल में कॉलम डाल देंगे। तो ए बाय करके 182 बैचेस के लिए पहला कॉलम, उसके बाद में अगर सी बाय किया और उसमें 198 बैचेस बना रहे तो उस पर कितना प्रॉफिट, और दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करके जो हायर रहेगा वो अपन सिलेक्ट करें। आया समझ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक ही वर्ड पे ऐसा फोकस किया है जो है कि दो तीनों में से एक ही कंपोनेंट को लोग बाय करने वाले, दे आर गोइंग टू बाय वन ऑफ द मशीन मेड कंपोनेंट, ऐसा करके लोग ने बोला है, यानी कि कॉम्बिनेशन बोला नहीं है। अदरवाइज अपने पास एक और ऑप्शन रहता है कि जितना ए बाय करना है
ठीक है, वो बाय करो, कितना बैचेस बनेगा? 182। अभी आपको बैचेस कहां तक लेके जाना है? 198। ठीक है, अब 198 के लिए अभी आपको पार्ट ऑफ सी बाय करना पड़ेगा। समझ में आया? पार्ट ऑफ सी। अब सी कितना बाय करोगे? तो आपका अभी 182 बैचेस का बी और सी बन चुका है, इसमें बी और सी का लिया है ना। ठीक है, अभी आपको सी तो बाय करना है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा बाय करोगे, तो आपको बी का बैचेस 182 से बढ़ा के 198 तक लेके जाना है। तो बी कितना बनाना पड़ेगा? और तो 182 माइनस 198 यानी कि 16 बैचेस, 16 बैच इनटू उसको सी को कितना लगता है? 12 आवर्स लगता है। ठीक है, तो 16 इंटू 12 कितना आता है बताओ? 192। तो 192 आवर्स अपने को सी का फ्री करना पड़ेगा। 12 अपन गलत लिया आई थिंक, 12 सी का है, अपने को बी का प्रोडक्शन करना है, तो 14 लेना पड़ेगा। तो 16 इंटू 14, 224 आवर्स अपने को फ्री करना है, तभी बी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ये बी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सी का अपने को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो 224 आवर्स अपने को सी से लेना है। ठीक है, और सी बनाने के लिए कितना आवर्स लगता है? 12, तो 224 डिवाइड बाय 12, यानी कि 19। तो 19 यूनिट अपने को सी का बाय करना पड़ेगा, यानी कि ए पूरा का पूरा बाय और सी का 19 यूनिट, तब भी जाके अपना 198 बैचेस बन पाएगा, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग पॉसिबल है तो। लेकिन वो ये सब में बोला नहीं है, उन्होंने बोला कि वन ऑफ द मशीन मेड कंपोनेंट बाय करना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वो बाय बोला नहीं है। और 19 यूनिट, इतना कम यूनिट मार्केट में अवेलेबल भी रहना चाहिए ना, सामने वाला ऑर्डर भी इतना कम यूनिट का कैसे रहेगा? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए का अगर हम लोग बाय करने का जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन फुलफिल नहीं होगा, नहीं हो इसके लिए रहा हम लोग बी और सी को ही खाली कंपेयर करें। है। आपको ये टेबल में ये बताना तो पड़ेगा, लेकिन उसके नीचे आप वर्डिंग में कंक्लूजन में आप लिखो, लेकिन टेबल में ए का वर्किंग तो आपको शो करना पड़ेगा, वर्किंग ही शो नहीं किया तो नहीं चलेगा। अब ये तो कोइंसिडेंटली ये पूरा वर्किंग हमने लिखा और अपने को पता चला कि ए परचेज में जा रहा है। ठीक है, अगर आपने ए लिखा ही नहीं रहता तो आप तो डायरेक्टली आगे कंक्लूड कर लेते कि हाँ ये बराबर है, ये बाय करो। समझा? तो ए को भी बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी आपको क्या करना है, मैंने जैसे कॉम्बिनेशन वाला बोला वो तो ये सब में है ही नहीं, तो आपको ए वाला प्रॉफिट, उसके दूसरे कॉलम में सी वाला प्रॉफिट, दो प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। ठीक है, ए वाला बाय किया तो 182 बैचेस का प्रॉफिट निकालने का, सी वाला बाय किया तो 198 बैचेस का प्रॉफिट निकालने का। बी वाले का नंबर आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि रैंकिंग में वो रैंक 1 है। ठीक है, तो फिर वो तो मैन्युफैक्चर ही करना है। पता चला? वो लोग सब में लिखते हैं कि कंपनी कैन बाय एनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइडर एट दिस एंड दिस प्राइसेस। ठीक है, ऐसा करके वो लोग लिखे गए, या फिर जैसे ये सब में वो लोग ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि वन ऑफ द मशीन मेड कंपोनेंट दे वांट टू बाय, तो वन ऑफ द मशीन मेड कंपोनेंट ऐसा वो लोग वर्ड यूज करेगा ही नहीं, तो वो लोग बोलेंगे कि कंपनी नीड्स टू बाय द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एबीसी फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा कि वो लोग जितना क्वांटिटी चाहे उतना वो लोग खरीद सकते हैं, कोई भी रहेगा। कोई भी रहेगा। आया ना समझ में? अभी कितना सम बाकी रहा अपना? कौन कौन सा? ओके, ठीक है, चलो फिफ्थ सम लेते हैं। Okay, as a part of rural upliftment program, the government has put under cultivation
farm of 96 hectares to grow tomatoes of 4 varieties: Royal Red, Golden Yellow, Juicy Crimson, Sunny Scarlet. तो 4 टाइप के टोमेटोज है जो गवर्नमेंट ग्रो कर रहा है. 96 हेक्टर्स टोटल लैंड अवेलेबल है. Of the total, 68 hectares are suitable for all 4 varieties, but remaining 28 hectares are suitable for growing only Golden Yellow and Juicy Crimson. ठीक है, तो जैसे वो पहले वाले सब में था कि 45 एकर्स और 55 एकर्स, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है. यहाँ पे बोला है कि 96 हेक्टर में से 68 हेक्टर में कोई भी 4 में से कोई भी वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, और बाकी के 28 हेक्टर में सिर्फ ये गोल्डन येलो जूसी क्रिम्सन ही ग्रो होगा. पहले तो ना ये नाम ही बहुत कंफ्यूजिंग है. 4 वेराइटीज में है रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन और सनी स्कारलेट. ठीक है, 4 नाम है. टोटल हेक्टर्स 96 है, उसपे से 68 हेक्टर्स में ऑल 4 और 28 ना 28 हेक्टर्स में गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन, यानी कि सेकंड और थर्ड ये ग्रो हो सकता है. ठीक है, labor is available for making all kinds of farm work and there is no constraint. तो labor की factor नहीं है. The market requirement is that all 4 varieties of tomato must be produced with minimum 1000 boxes of any one variety. अब ये जो है ना सेंटेंस उन्होंने इंग्लिश में फॉर्म किया, लेकिन इसका 2 अलग मीनिंग ड्रॉ हो रहा है. वो सेंटेंस को एकदम नैरो कंसेप्ट में अगर अपन रीड करेंगे ना, तो ये बोल रहे कि चारों में से किसी एक का 1000 बॉक्सेस मिनिमम रिक्वायरमेंट. चारों में से किसी एक का 1000 ऑफ एनी वन वेराइटी. लेकिन अगर वो सेंटेंस को होलिस्टिक, अगर आप पूरा सेंटेंस एक साथ रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा. ऑल 4 वेराइटीज ऑफ टोमेटोज मस्ट बी ग्रोन. सभी वेराइटी का ग्रो करना है और हर एक का मिनिमम 1000 बॉक्सेस है. तो एनी वन यानी कि अपन जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हर एक का 1000 बॉक्स लगेगा. ठीक है, तो वो यहाँ पे एकदम फिट वो क्लिक नहीं हो रहा है अपने को. ठीक है, तो वो चारों का 1000 बॉक्स मिनिमम सप्लाई करना है, कोई भी एक का नहीं, हर एक का. समझ में आया? तो लोग ने ईच वर्ड वहां पे डालना वो लोग भूल गए. वो डालना चाहिए था तो ये सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाता. 1000 ईच ऑफ एनी वन वेराइटी. ठीक है, the farmer engaged have decided that area devoted to any crop should be in terms of complete hectare and not in fraction of hectare. Other limitation is that not more than 20 to 750 boxes of any one variety should be produced. ठीक है, तो 2 लिमिटेशन है. जो हेक्टर दोनों डिवाइड करोगे वो कंप्लीट हेक्टर में रहना चाहिए. ठीक है, और मैक्सिमम 20 to 750 बॉक्सेस वो बोल रहा है, और मिनिमम 1000 ईच ये अपने को बनाना है, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया था. ठीक है, तो अभी मिनिमम भी दिया है, मैक्सिमम भी दिया है. जबकि वो कैरेट्स वाले सब में क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि अभी लैंड में चारों प्रोडक्ट ग्रो हो सकता है, तो हमने पूरा का पूरा कैरेट्स को ही दे दिया. लेकिन कैरेट्स उतना सेल होगा क्या, मैक्सिमम डिमांड वो तो उनको दिया ही नहीं था. ठीक है, अगर कैरेट्स उतना अगर सेल नहीं हो पाता तो जितना मार्केट डिमांड है कैरेट्स को उतना बनाने के बाद अपन रैंक 2 पे आया समझ में. तो यहाँ पे अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिमांड कौन सा प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है. अगर वो फुलफिल हो गया तो अपने को डायरेक्टली रैंक 2 पे स्विच ओवर करना पड़ेगा. आया समझ में. द फॉलोइंग डेटा आर रिलेवेंट. हाँ नहीं, टोटल नहीं, मैक्सिमम कितना बना. कोई भी एक वैरायटी का 20 to 750, यानी कि हर एक के लिए मैक्सिमम डिमांड सेम है 20 to 750 हर एक के लिए. हाँ,
एनुअल यील्ड कितना बोला है, तो बॉक्सेस पर हेक्टर, एक हेक्टर में कितना बॉक्सेस ग्रो होता है, तो एक हेक्टर में रॉयल रेड 350 बॉक्सेस ग्रो होगा, गोल्डन येलो 100, जूसी क्रिम्सन 70 और सनी स्कारलेट 180। तो ये प्रोडक्शन इन 1 हेक्टर, एक हेक्टर का प्रोडक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट में दिया हुआ है मटेरियल पर हेक्टर, लेबर में ग्रोविंग पर हेक्टर, हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग पर बॉक्स, ट्रांसपोर्ट पर बॉक्स, मार्केट प्राइस पर बॉक्स। तो ये सब ने कुछ कॉस्ट पर हेक्टर में दिया और कुछ कॉस्ट पर बॉक्स में दिया। तो या तो दोनों को बॉक्सेस को हेक्टर में कन्वर्ट करना है या हेक्टर को बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है, जैसा अपना रिक्वायरमेंट है वैसे अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले सब में वो थोड़ा इजी था कि सब कुछ पर एकड़ ही दिया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे कुछ हेक्टर के हिसाब से दिया है, कुछ बॉक्सेस के हिसाब से दिया है। मार्केट प्राइस पर बॉक्स यानी कि सेलिंग प्राइस पर बॉक्स, फिक्स ओवरहेड पर एनम, ग्रोविंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, जर्नल एडमिन, ये चारों का ऐड करके साइड में अमाउंट लिख दो। $36,000। 36,000। ओके, अभी फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट वन, with the given constraint, the area to be cultivated with each variety of tomatoes, if largest total profit is to be achieved, the amount of such profit in rupees, यानी कि अभी के हिसाब से ये एलोकेशन करना है और एलोकेशन करके प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली की फैक्टर अपने को अप्लाई करके प्रॉफिट फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल रहे हैं। ट्विस्ट क्या डाल रहे हैं? A nationalized bank has come forward to help the improvement program with 28 hectares in which only golden yellow and juicy crimson will grew with a loan of rupees 5,000 at very nominal interest rate of 6% per annum. When this improvement is carried out, there will be saving of 1.25 per box in harvesting cost of golden yellow, and 28 hectares will become suitable for growing royal red in addition to existing golden yellow and juicy crimson varieties. Assuming that other constraints continue, find the maximum total profit that would be achieved when improvement program is carried out. तो बाद में देखते हैं, पहले तो बेसिक जो क्वेश्चन है उसी का आंसर पहले फाइंड करते हैं, बाद में ये इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अभी ये सब में अपने को एग्जिस्टिंग एलोकेशन दिया हुआ नहीं है, जैसे प्रीवियस सब में था कि पोटैटो टोमेटो को ऑलरेडी फार्मर ने एलोकेट करके रखा था और हमने उसका प्रॉफिट फाइंड किया था। वो क्वेश्चन इस पे पूछा ही नहीं है क्योंकि फार्मर ने कुछ एलोकेट नहीं किया है, तो अपना डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट होगा विद की फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे की फैक्टर क्या है? हेक्टर्स। ठीक है, तो अपने को जो रैंकिंग देना है वो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के हिसाब से देना है। ठीक है, तो पहले ही कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर निकालने को ट्राई करते हैं। तो उन लोग को बॉक्सेस पर हेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, बॉक्सेस पर हेक्टर, उसके बाद में मटेरियल पर हेक्टर है, लेबर भी पर हेक्टर में है, हार्वेस्ट और ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है ना वो पर बॉक्स में है। ठीक है, वो पर बॉक्स में है। तो आई थिंक ये सब में ना अपन कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स पहले निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो फिर हम लोग को वो मल्टीप्लाई बाय हेक्टर्स। ठीक है, यील्ड पर हेक्टर मल्टीप्लाई कर लिया तो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी काम करो मेहनत तो उतना ही करना है, यानी कि दो ऐसे दिए कि जो हेक्टर पे है और दो ऐसे दिए कि जो बॉक्सेस पे है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कन्वर्ट करना ही है। तो कन्वर्जन तो आने ही वाला है, तो फिर कुछ भी करो मेहनत तो उतना ही रहेगा, कुछ काम कम नहीं होगा।
कौन सा इजी रहेगा? बॉक्स वाला, क्योंकि अगर एलोकेशन किए तो बॉक्स के हिसाब से कम जाएगा तो ठीक है, चलो। सेलिंग प्राइस पर बॉक्स 15.38, 15.87, 18.38, 22.27. लेस वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स, इसमें मटेरियल का दोनों को पर हेक्टर में दिया है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा बॉक्सेस पर हेक्टर, बराबर। तो पहले वाले का दिया है 476 डिवाइड बाय 350, वैसे सेम वे दूसरे वाले का 216 डिवाइड बाय उसका प्रोडक्शन है 100 का। ओके, वैसे आगे का दो का भी बता दो। 733 रिकरिंग आ रहा है। दूसरा है लेबर का भी सेम वे 896 है डिवाइड बाय 350, 2.5 दूसरे का 608 डिवाइड बाय 100, ओके। 5.3, 2.93, बाकी का दो दोनों को पर बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, 3.6, 3.28, ओके। ट्रांसपोर्ट 5.20, 20, 4, और कोई कॉस्ट नीचे जो दिया है वो तो फिक्स कॉस्ट है, तो वो तो अभी नहीं लेना है। तो कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स पहले वाले का आप उस पर मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्शन जो दिया है ना, यील्ड पर हेक्टर पहले का 350, नेगेटिव है। ये कितना आ रहा है 350 से मल्टीप्लाई करके? 931, ओके। बता दे जाओ जिससे जो कैलकुलेट किया वो सेकंड का नेगेटिव है कितना? 0.5। थर्ड का 1.88 इनटू उसका कितना है प्रोडक्शन, फर्स्ट लाइन सेकंड का 0.85 है माइनस, हाँ 70 131.6 0.7, 0.85 0.85, प्रोडक्शन उसका 100, 2.807 प्रोडक्शन 180 505.2 ओके। अब बताओ जीवाई को ड्रॉप करना है क्या? नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मिनिमम 1000 बॉक्सेस हर एक का बोला ही, तो इवन तो उस पर पता है कि अब कितना भी बॉक्सेस बेचो और जब भी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है ना, ठीक है, तो वो पॉजिटिव प्रॉफिट कभी नहीं दे सकते। कि जितना भी यूनिट बेचोगे वो दोनों का नेगेटिविटी को और बढ़ाएगा, वो प्रॉफिट पॉजिटिव कभी देगा ही नहीं, वो नेगेटिव को और बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिनिमम 1000 बॉक्स बोला है तो बनाना ही पड़ेगा। अभी रैंकिंग थोड़ा ध्यान से सुनो,
फॉर 68 हेक्टर्स रैंकिंग अलग आएगा, क्योंकि उसमें चारों वैरायटी ग्रो हो सकता है, तो चारों में कॉमन रैंकिंग आएगा। ठीक है, तो ये आएगा रैंक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, और फॉर 28 हेक्टर्स जहाँ पे सिर्फ ये दो ही ग्रो होता है, जीवाई और जेसी, जीवाई जेसी, तो इसमें आएगा ये 1, ये आएगा 2, ये ग्रो हो ही नहीं सकता। आया समझ में? तो ये वैसे अभी प्रोडक्शन अपने को शेड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे मेन पार्ट, ये सबका कोर एरिया, वो है एलोकेशन, लैंड को कैसे एलोकेट करें। ठीक है, तो रैंकिंग तो अभी समझ में आ गया है, अभी एलोकेशन कैसे करेंगे। तो 28 हेक्टर्स है, 68 हेक्टर्स है, इसको एलोकेट करना है। ठीक है, जरा सोच के बताओ, पहले 68 को एलोकेट करें या पहले 28 को एलोकेट करें? 28 को करेंगे। वो क्यों, पहले 28 को क्यों, रीजन क्या? स्पेसिफिक है, बराबर, हाँ, सब बन रहा है, तो पहले 28 को एलोकेट करेंगे। ठीक है, अब 28 में, हाँ, 28 को कैसे एलोकेट करोगे? पहले जीवाई को देंगे और जीवाई, जीवाई को कितना देंगे? एग्जैक्टली 1000, उससे ज्यादा अपन नहीं देगा। अगर आंसर पॉइंट में आया तो अपने को उसको राउंड ऑफ अपर पे करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि हेक्टर कंप्लीट ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 1000 बॉक्सेस का ग्रो करेगा। बाद में बैलेंस जो रहेगा 28 हेक्टर्स का, उस पर बनाएंगे जेसी। उसमें भी हम लोग 1000 ही दे देंगे, क्या करेंगे साथ में वो आरआर को दे देंगे जो बचेगा। किस में से, किस में से? 28 में से बोल रहे हो क्या? लेकिन 28 में, टोटल करना है। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। जीवा और जैसे ही बन सकता है, आरआर भी बन ही नहीं रहा है। वो जो दूसरा पैराग्राफ दिया ना लास्ट में, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बोला कि आरआर भी अभी 28 हेक्टर में बन सकता है, तब भी वो पॉइंट आएगा कि जो बचेगा वो अपन आरआर को दे देंगे। ठीक है, तो पहले 28 हेक्टर में जीवाई ग्रो करो 1000 बॉक्सेस, उसको साइड में कर दो। जो बाकी का लैंड है वो पूरा का पूरा जेसी को दे दो। ठीक है, बाद में क्या करोगे बताओ? 28 खत्म हो गए, अभी 68 का नंबर आया। जीवाई को दे देंगे पहले 1000। जीवाई को नहीं करना है, सॉरी, नहीं, अभी हम लोग देंगे नहीं, अभी सिर्फ 1 और 2 को ही दे देंगे, क्योंकि जीवाई और जेसी को हम लोग ने मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर दिया है और Okay. 28 एक्सेस भी हो गए, तो 1 और 2 को ही देंगे। पहले 2 को दे देंगे, फिर उसके बाद 1 को दे देंगे। हाँ, एसएस एसएस आएगा। एसेस का मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा कर देंगे, हाँ, जो बचेगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन आने से आ रहा है तो उसको दे देंगे। ओके, परफेक्ट। अब इसमें ना पॉसिबल केसेस क्या मैं तुमको बताता हूँ। जब 28 हेक्टर्स तुम लोग एलोकेट करोगे ना, तो पहले जीवाई का 1000, बाकी का जेसी। अब इसमें दो पॉसिबल आंसर है कि जेसी का जो बॉक्सेस बन रहा है 28 हेक्टर में, वो 1000 से कम बन रहा है। ठीक है, सपोज इसको देने के बाद में लैंड उतना बचा नहीं। ठीक है, तो जेसी का 1000 बॉक्सेस नहीं बन पाया, सपोज एज्यूम करो कि 900 बॉक्सेस ही बना, तो जो 68 हेक्टर है ना, उससे पहले जेसी का 100 बॉक्सेस और एसएस का 1000 और बाकी का लैंड तुम लोग दे दोगे आरआर को। आया समझ में? ये एक पॉसिबिलिटी। तो ये केस पे क्या हो सकता है कि जो आरआर को तुमने लैंड दिया ना, उसमें कितना आरआर का प्रोडक्शन हो रहा है वो तुम लोग चेक करोगे। अगर उसका प्रोडक्शन 20 to 750 बॉक्सेस से ज्यादा हो रहा है, तो जितना ज्यादा हो रहा है ना, वो लैंड तुम लोग एसएस को दे दो। स्टोरी कहां से कहां पे जा रहा है, वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। पहले 28 हेक्टर से स्टोरी स्टार्ट होगा। पहले जीवाई 1000 बॉक्सेस, बाकी का लैंड जेसी को। अब जेसी का अगर 1000 से कम बना, तो 68 में जेसी को भी देना पड़ेगा, जितना शॉर्टफॉल है 1000 में, जितना कम पड़ रहा है उतना जेसी बनाना पड़ेगा। और अगर इस पे 1000 से ज्यादा ही बन गया, तो 68 हेक्टर में जेसी को लो ही मत, डायरेक्टली स्टार्ट होगा एसएस से। एसएस का 1000, बाकी का पूरा लैंड आरआर को। आरआर का प्रोडक्शन कितना होगा वो चेक करेंगे।
अगर उसका प्रोडक्शन 22,750 या उससे कम हुआ तो अपना इक्वेशन सेट होगा। लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन 22,750 से ज्यादा हुआ तो 22,750 पे आरआर को रुका दो और जितना लैंड बचेगा वो लैंड एसएस को दूसरी बार एलोकेट कर। 1000 के लिए तो एलोकेट किया ही था, 1000 के ऊपर भी और कुछ आरआर का सॉरी एसएस का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पहले 68 हेक्टेयर में अगर जेसी का शॉर्टफॉल है तो जेसी, अगर उसका शॉर्टफॉल नहीं है तो जेसी आएगा ये। ठीक है, डायरेक्टली आएगा एसएस, एसएस का 1000, बाकी का लैंड आरआर, आरआर का प्रोडक्शन चेक करो। अगर वो प्रोडक्शन 22,750 या उससे कम है तो इक्वेशन सेट, अगर वो उससे ज्यादा है तो 22,750 पे लैंड को रुकवा दो और जितना फ्री लैंड बचा वो अभी सेकेंड रैंक वाले को दे दो। सेकेंड रैंक यानी कि एसएस। समझा? ये अपना पूरा कोर्स ऑफ एलोकेशन। ठीक है, अभी इतने में नहीं होगा। तुम लोग यहां तक का लिख लो, आई थिंक वो बेटर रहेगा। ओके, सबसे पहले अपन एलोकेट करेंगे ये 28 हेक्टर्स। ठीक है, तो 28 हेक्टर्स टोटल अवेलेबल है। एलोकेट होगा सबसे पहले रैंक 2 यानी कि जीवाई। 28 हेक्टर के लिए रैंक 1 एंड 2 ये। ठीक है, तो जीवाई को एलोकेट करना है, 1000 बॉक्सेस अपने को ग्रो करना है और उसका यील्ड पर हेक्टर कितना है? 100 है, यानी कि 10 हेक्टर उसको देना पड़ेगा। आया समझ में? बैलेंस बाकी रहा 18 हेक्टर्स। ये अपन किसको देंगे? रैंक 1 जेसी। तो ये 18 हेक्टर्स दे दो। 18 हेक्टर में कितना बॉक्सेस बनेगा? 18 इंटू उसका यील्ड कितना है? 70। 1260, यानी कि मोर देन 1000 बॉक्सेस हो गए। 68 हेक्टर में अभी ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई नहीं आएगा। इसका 1000 से ज्यादा बन रहा है और इसका मिनिमम 1000 बना दिया। आया समझ पे? तो ये 18 दे दिया, अब बैलेंस रहा नील। ठीक है, अब एलोकेशन ऑफ 68 हेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले टोटल अवेलेबल 68, हम लोग देंगे रैंक 2। ठीक है, यानी कि एसएस, एसएस को 1000 बॉक्सेस अपने को बनाना है, 180 डिवाइड बाय 180, 5.55 5.55
दैट इज 6 हेक्टर अपने को देना पड़ेगा, राउंडेड ऑफ करना है। तो 6 दे दिया तो बाकी रहा 62। अब बनाएंगे रैंक 1 दैट इज RR। पूरा 62 अगर दे दिया तो 62 इंटू उसका यील्ड कितना है 350 21,700 विच इज लेस देन 22,750। सेट हो गए। पता चला। अगर ये ज्यादा बनता तो अपन 22,750 बॉक्सेस तक का ही रखते। तो अपन 22,750 इंटू 350 करके 22,750 डिवाइड बाय 350 करके जो आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 50 आया, ठीक है, तो 50 हेक्टर्स दिया और जो बाकी के 12 हेक्टर बच गए वो 12 हेक्टर तुम लोग दोगे वापस एसएस को। और क्योंकि आरआर का ही सेट हो गया है तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आरआर का पूरा खत्म होने के बाद एसएस का भी पूरा खत्म हो गया। एकदम थियोरेटिकली सोचा कि चलो आरआर का 22,750 खत्म हो गया, लैंड बच गए, तो हमने एसएस को दिया। तो एसएस का भी अगर सपोज लैंड मीन्स वो 22,750 खत्म हो गया तो अपने को देना पड़ेगा जेसी को ही, क्योंकि जेसी का हमने 1260 बॉक्सेस ही बनाया, 22,000 बॉक्सेस का कैपेसिटी है। तो अगर रैंक 1 पूरा खत्म हो गया है तो रैंक 2 का पूरा खत्म करेंगे, बाद में आएगा रैंक 3 का। और फिर भी अगर लैंड बचा, उतना है ही नहीं लेकिन थियोरेटिकली अगर फिर भी लैंड बचा तो वो लैंड को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर ये ग्रो किया ना तो ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाला है, ये तुम्हारे लॉसेस को बढ़ाएगा। इसका मिनिमम जो 1000 बॉक्स है उतना ही बना के छोड़ना है। लैंड फ्री रहेगा तो भी ग्रो नहीं करना है, उतना लैंड है ही नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जस्ट थियोरेटिकली कि अगर है लैंड तो क्या होगा। पता चला। अब इस पे ना एक थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना पड़ेगा। हमने जो राउंड ऑफ किया ना 6 हेक्टर्स में, हमने जो कंट्रीब्यूशन फाइंड किया है ना वो पर बॉक्स में निकाला आई थिंक पहले। तो ये 6 यानी कि 1000 बॉक्सेस नहीं है, ये 6 इंटू 180 है। तो बॉक्सेस यहाँ पे लिख देते हैं, तो 6 इंटू 180 1080 बॉक्स। समझा। तो अगर बाय मिस्टेक 1000 बॉक्सेस पकड़ के अगर अपन प्रॉफिट निकाल लिया तो ये 80 बॉक्स, ये राउंड ऑफ किया ना, आधा हेक्टर और दिया ना, तो हाफ हेक्टर और देने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, 80 बॉक्सेस बढ़ गए। तो 80 बॉक्सेस का प्रॉफिट आएगा ही नहीं तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी में, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर राउंड ऑफ करने का, ठीक है। चलो तो ये लिख लो, बाद में प्रॉफिटेबिलिटी पे जाते हैं। प्रॉफिट के लिए भी क्या करेंगे, एक कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर अपने पास है, एक वो ऑप्शन है। सिर्फ ये वाले में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ एरर है, अपन उस पर कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब अपना हेक्टर्स में अवेलेबल है, तो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर निकाल सकते हैं, माइनस फिक्स कॉस्ट वो ऑलरेडी तूने टोटल करके लिखा है, तो आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये अपन लेंगे कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर इनटू हेक्टर्स। तो आरआर को हमने एलोकेट किया है 62 हेक्टर्स इनटू उसका कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर कितना है 931। जीवाई को हमने एलोकेट किया है 10 हेक्टर इनटू उसका नेगेटिव है ना 85। जेसी को हमने एलोकेट किया 18 हेक्टर इंटू 131.6 और एसएस को हमने एलोकेट किया 6 इंटू 0.6
26, ओके। ये दोनों को देगा टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट कितना था? मिलेगा प्रॉफिट। अब ये वाले में ना, एसएस वाले में ये आंसर और बॉक्स वाले के हिसाब से अगर आंसर निकाला ना, तो शायद से राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे तो चलेगा ना? हाँ, अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्वेंटी सिक्स टू सेवन फोर 26272। क्या हुआ? माइनस होगा वही। हो गया? चलो अभी इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या बता रहा है वो देखते हैं। A nationalized bank has come forward to help the improvement program of 28 hectares, in which only Golden Yellow and Juicy Crimson will grow, with a loan of ₹5,000 at very nominal interest at 6% per annum. ठीक है? When this improvement is carried out, there would be saving of 1.25 per box in harvesting cost of Golden Yellow. Golden Yellow का harvesting cost अभी कितना है? 3.28 है पर बॉक्स, ऊपर टेबल पे। उस पे 1.25 का सेविंग होगा, 1.25 नहीं होगा, 1.25 का सेविंग होगा, यानी कि 3.28 माइनस 1.25, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली 1.25 का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अब भी कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स कितना है? गोल्डन येलो का कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स 0.85, ठीक है, तो 0.85 प्लस मीन्स माइनस 0.85 प्लस 1.25,
0.39 यानी कि 0.40, ठीक है। तो 0.4 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन अभी भी रैंकिंग चेंज नहीं हो रहा है। तुम लोग को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो कैसा ना हो जाए कि रैंकिंग चेंज हो जाए। रैंकिंग चेंज होगा तो एलोकेशन पूरा चेंज होगा। आया समझ में? तभी भी रैंकिंग सेम है, सिर्फ वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है। चलो आगे क्या बता रहे हैं। तो there will be saving of 1.25 per box in harvesting cost of golden yellow, and 28 hectares will become suitable for growing royal red in addition to existing golden yellow and juicy crimson varieties. तो जो 28 हेक्टर्स में अभी सिर्फ 2 वेराइटीज ग्रो हो रहा था, जीवा और जेसी, इस पे तीसरा आरआर भी ग्रो हो पाएगा, और आरआर अपना रैंक 1 है। हाँ, तो अभी क्या अपन कर रहे थे, पहले हमने जीवाई ग्रो किया था, अभी भी जीवाई का रैंक 4 ही है, तो जीवाई का 1000 बॉक्सेस बनाए गए। बाद में हमने पूरा का पूरा 28 हेक्टर्स, जो बैलेंस बचा 18, वो हमने जेसी को दे दिया, और जेसी का हमने प्रोडक्शन कर दिया 1260 बॉक्सेस का। अभी जेसी का 1260 मत करो, जेसी का भी 1000 ही करो, क्योंकि अभी एक और प्रोडक्ट है जो दोनों का भी ग्रो कर सकते हो, आरआर। तो 28 हेक्टर में ये 1000 बॉक्सेस देने के बाद जो लैंड बचेगा वो अपन आरआर को देंगे। अब आरआर के केस पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, 28 हेक्टर में से कुछ लैंड अभी आरआर को मिलने वाला है, और यहाँ पे अपन 62 हेक्टर्स ऑलरेडी उसको दे रहे हैं, तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन होगा दोनों मिला के वो 22,750 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ट्विस्ट समझा अभी? ठीक है, तो आगे और कुछ दिया नहीं है ना? हाँ, assuming that other constraint continue, find the maximum total profit. Okay, तो अभी देखो यहाँ पे अपन पूरा स्टोरी इमेजिन करते क्या हो रहा है। पहले 28 हेक्टर्स को एलोकेट कर रहे हैं, पहले जीवाई का 1000 बॉक्सेस रिजर्व किया, जेसी का 1000 बॉक्सेस रिजर्व किया, बाकी का लैंड हमने दे दिया आरआर को। 28 हेक्टर खत्म हो गया, अभी आ गया 68 हेक्टर। 68 हेक्टर में अपन बना रहे एसएस का मिनिमम 1000, बाकी का लैंड दे रहे आरआर को। अब दो पॉसिबल केसेस, जितना लैंड उसको 68 में से मिला प्लस जितना लैंड उसको 28 में से मिला, वो दोनों मिला के टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर वो प्रोडक्शन 22,750 से कम है तो इक्वेशन सेट, और अगर वो 22,750 से ज्यादा है तो एसएस को दे देंगे, तो एसएस को देंगे। लेकिन कौन सा लैंड? 68 वाला, क्योंकि 28 वाले में तो और किसी को दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपना जेसी और एसएस में, ये दोनों में रैंक 2 एसएस है, तो 28 में से जेसी को देना ये भी एक ऑप्शन है, या 68 में से एसएस को देना ये भी एक ऑप्शन है। आरआर का प्रोडक्शन कम करना है, ठीक है, आरआर का अगर प्रोडक्शन कम करना है तो अपन 28 में से भी उसका लैंड कम कर सकते हैं ना, और 68 में से भी कम कर सकते हैं। तो अगर अपन ये चारों का कॉमन रैंकिंग देखें तो जेसी और एसएस में रैंक 2 एसएस है, तो 28 हेक्टर में से जेसी को मत दो, वो 28 हेक्टर आरआर को जितना दे रहे उतना दो। ठीक है, जो 68 हेक्टर है वो 68 हेक्टर में से एसएस को जो एक्स्ट्रा लैंड रहेगा वो देना पड़ेगा। पूरा स्टोरी क्लिक हुआ? एक बार ये माइंड में सेट रहेगा ना कि क्या करना है, तो सिर्फ तुम को नंबर का गेम है, वो तुम को डायरेक्टली शो करना है। पता चला? चल, तभी पहले 28 हेक्टर्स को एलोकेट करते हैं। नहीं, मुझे जगह कम पड़ेगा तो थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। इसका 1000 बॉक्सेस डिवाइड बाय 10 करना है ना, 10 का यील्ड है ना, 100 का यील्ड है, तो 10 हेक्टर्स इसको जाएगा। ठीक है, इसका 18 हेक्टर बैलेंस बचेगा, उसपे से अपन देंगे रैंक। पहले तो अपने को रैंक अभी चेंज करना पड़ेगा, ये अभी रैंक 3 हो जाएगा। 20 हेक्टर में भी 3 लोगों को रैंक देना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये रैंक 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा रैंक 2, दैट इज जेसी। ठीक है, तो जेसी को अगेन 1000 डिवाइड बाय उसका प्रोडक्शन कितना है 70, तो इसको पॉइंट में आएगा, यानी 15 लेना पड़ेगा। 0.28 यानी कि लोअर पे मत लो, क्योंकि अगर 14 लिया तो 14 इंटू 70 980 होगा, 20 बॉक्सेस कम पड़ेगा, मिनिमम 1000 बोला है, तो दोनों को अपर पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 हेक्टर्स, तो 15 यहाँ पे चला गया, अभी बाकी रहा 3 हेक्टर। ठीक है, वो अपन देंगे बैलेंस टू रैंक 1, दैट इज आर आर। ठीक है, तो आर आर को 3 हेक्टर यहाँ पे दे दो, ये 3 खत्म हो गया, टोटल हो गया अभी 0। ठीक है, 68 हेक्टर ये सही रहेगा। अब यहाँ पे अपना कितना बॉक्सेस बनेगा, तो 3 प्लस 62 यानी कि 65 हेक्टर टोटल गए, इंटू 350 यानी कि 22,750 विच इज इक्वल टू 22,750 मैक्स। ठीक है, तो ये सेट हो गया, कुछ एलोकेट रीएलोकेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? मस्त था ना, ये इक्वेशन पूरा सेट हो रहा है एकदम। क्लियर है? ओके, चलो पहले मैं लिखवा तो वैसे लिखते जाओ। देखो, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, अरे वो तो बचा। प्रॉफिटेबिलिटी के टाइम पे वो लेना पड़ेगा। ये तो जस्ट लैंड एलोकेट करके हमने छोड़ दिया, लेकिन ये एलोकेट करने से पहले अपने को वो सब लिखना पड़ेगा। देखो, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नंबर 1, रिवाइज्ड contribution of GY उसमें नीचे लिखो, ऐसा टेबल जैसे बनाते वैसे, existing contribution per box इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट कितना था 85, जीरो माइनस 0.85, नीचे नेक्स्ट लाइन में प्लस सेविंग इन हार्वेस्टिंग कॉस्ट 1.25, नेक्स्ट लाइन में रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स 0.4 है ना पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाय यील्ड पर हेक्टर, उसका कितना यील्ड 100, तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर 40। ठीक है, ये हो गया पहला इफेक्ट। अभी नंबर 2, रिवाइज्ड रैंकिंग फॉर 28 हेक्टर्स, रिवाइज्ड रैंकिंग फॉर 28 हेक्टर्स, उस पे ये टेबल टाइप बना दो, यानी कि आर आर जी वाई और जेसी 3 कॉलम डाल दो, आर आर जी वाई जेसी, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, जीवाई का रिवाइज लिखो, आर आर और जेसी का तो सेम है। रैंक दे दो, वन 3 2,
बराबर रैंक। चलो अभी नेक्स्ट नंबर 3 revised allocation of actors. Done?
अब इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाई दो। हाँ नहीं 1000 नहीं होगा, यहाँ पे 22,750 बॉक्स आएगा, यहाँ पे 1000, यहाँ पे आपने राउंड ऑफ किया तो 15 हेक्टर इंटू 70 1050 बॉक्स होगा, और यहाँ पे आपका 1080 बॉक्स होगा। हो गया ना? छोटा क्वेश्चन है। हम्म। इंटरेस्ट लिया आपने? 5000 पे 6%, 300। आया क्या आंसर आपको? Question number 6. SH Limited, a cycle manufacturing company, has drawn up the program for manufacture of new product for the purpose of fuller utilization of its capacity. The scheme envisaged the manufacture of baby tricycle fitted with bell. The company estimated the sale of tricycle at 10,000 during first year and expected that from the second year onwards, the sales estimate will stabilize at 20,000 cycles. Since company has no provision for manufacture of small bell specially required for tricycle, the requirement of bell is initially proposed to be made by purchase from the market at rupees 8 each. However, if the company desire to manufacture the bell in its factory by installing the new equipment, it has two alternative proposal as under: installation of Super X machine, installation of Janta machine. Initial cost of machine 3 lakh and 2 lakh. Life 10 years and 10 years, दोनों का लाइफ सेम है. Fixed overhead 54,000, 28,000. Other than depreciation है ये. Fixed overhead excluding depreciation है. Variable expenses per unit 4 rupees and 5 rupees. Required for each of the two levels of output, namely 10,000 and 20,000 bell. State with suitable working whether the company should purchase the bell from market or install the new equipment for manufacture of bell. If your decision is in favor of installation of new equipment, which of the two machine should you install? What would be your decision in case of forecast for requirement of second year onwards is estimated at 40,000 bell instead of 20,000 bells?
at what volume of bells will the installation of two machine break even? तो एक्चुअली ये की फैक्टर्स का सम नहीं है, ये सीवीपी जो बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट वगैरह फाइंड करने को बोलते हैं, वो अपने को फाइंड करके छोड़ देना है, ठीक है। तो वैसे टाइप का सम, इस पे की फैक्टर एक्चुअली कुछ है नहीं, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर का कुछ दिया है, या तो बाय करो या तो मशीन नया खरीद लो, वैसे, ठीक है। इसमें अपने को 10 साल का आगे का फोरकास्ट है, मतलब अगले 10 साल का देखना है। आगे का 10 साल का डेटा दिया है कहाँ पे? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर का ही दिया है आपको। तो फर्स्ट ईयर का 10,000 है, दिया हुआ है। हाँ, लाइफ 10 ईयर्स है। बिजनेस पे उन्होंने क्या बोला है कि फ्रॉम सेल्स फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स विल स्टेबलाइज एट 20,000 बेल्स। तो ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर में 20 है, सेकंड ईयर के आगे हर साल में 20,000 ही है। तो 2 साल के बाद मशीन को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, 2 साल के आगे भी मशीन को यूज करेंगे, सिर्फ रिक्वायरमेंट 20,000 का ही स्टेबल रहेगा आगे के हर साल के लिए। आया समझ में? नहीं, डिप्रिसिएशन अपने को लेना है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट में काउंट होगा, नॉन कैश है, लेकिन वो भी लिया जाता है। सिर्फ वो जो रिसेंट डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स है ना, उस पे अपन उसके जगह पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स लेते हैं। तो अगर आपको वो दिया रहेगा तो आपको उसी को प्रायोरिटी देना है, आपको डिप्रिसिएशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स कहा दिया है, आया समझ में? तो आपको डिप्रिसिएशन एक रेगुलर कॉस्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने वो डिप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए वो सब डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर एक साथ निकालेंगे अपन। वो ने बोला है कि पहले साल में जो डिमांड है वो 10,000 का है, दूसरे साल में डिमांड है वो 20,000 का है, और उसके हिसाब से कौन सा मशीन अच्छा पड़ेगा ये दोनों को फाइंड करने को बोला है। और क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोग को बोला है कि अगर सेकेंड ईयर का डिमांड 20 के जगह पे 40,000 रहेगा तो तुम्हारा आंसर बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 20 और 40 ये तीनों का एक ही टेबल कॉलमनर बना के खत्म कर लेंगे, तो दोनों आंसर एक ही टेबल में अपना कवर हो जाएगा। परचेज का प्राइस नहीं गिरा, क्या? परचेज किया हम्म तो फिर क्या बचेगा? टेबल काम में क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, मशीन्स का नाम क्या है? अपन एक काम करते हैं, इंटर का चालू हो जाएगा। बताओ। चल, अभी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है 4 and 5, तो 10,000 इंटू 4 और 10,000 इंटू 5, तो 40,000, 50,000।
ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 के हिसाब से 80 और 1 लाख, 160 यहाँ पे 4 और 5 के हिसाब से 160 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 54 और 28 है, ये सब जगह पे सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आएगा डेप्रिसिएशन। पहले वाले में परचेज प्राइस कितना है? 3 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या? नहीं। और दूसरे वाले में 2 लाख 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आएगा 30,000, यहाँ पे 20। टोटल करते जाओ। और कोई कॉस्ट नहीं दिया, तो टोटल कॉस्ट। मशीन का कॉस्ट नहीं आएगा। मशीन के कॉस्ट से डेप्रिसिएशन आता है ना, मशीन तो कैपिटल आइटम है, वो कैपिटल आइटम है, वो एक्सपेंस नहीं है, वो बैलेंस शीट आइटम है। 148 248 चलो अभी परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट 10,000 इंटू परचेज प्राइस क्या है? 3। 8 रुपीज परचेज प्राइस 8 रुपीज, तो 10,000 इंटू 8 80,000, 20,000 इंटू 8 160, 320। चलो डिसीजन क्या आएगा? यहाँ पे 124 108 और 80 बाय, यानी कि परचेज। ठीक है, यहाँ पे 160 164 148, तो जनता एक्चुअली ये अलग अलग नहीं है, 3 ऑप्शन है, या तो जो बाहर से खरीद रहे हो बाहर से खरीदो, या तो सुपर एक्स, या तो जनता। तो जनता अच्छा है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 2 बार लिखने की जगह पे एक ही बार 160 लिखते हो, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे सुपर एक्स ये आया समझ में? तो ये दोनों का 1 और 2 का आंसर हो गया। ठीक है, अब वो लोग ने पूछा है थर्ड वाले में कि एट व्हाट लेवल ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेल्स विल द इंस्टॉलेशन ऑफ 2 मशीन ब्रेक इवन। 2 मशीन का कॉस्ट कितने वॉल्यूम पे ब्रेक इवन होगा? 2 मशीन, जहाँ पे भी 2 ऑप्शन में ब्रेक इवन फाइंड करने को बोला, तो ब्रेक इवन वर्ड से कंफ्यूज मत होना, वो लोग ब्रेक इवन निकालने को नहीं बोल रहे, वो लोग पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने को बोल रहे। जहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन में कॉमन वॉल्यूम यानी कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। आया समझ में? तो अभी यहाँ पे देखो, पहले जब ये क्वांटिटी बहुत कम है तो खरीदना ही अच्छा है, जब ये क्वांटिटी बढ़ गए तो अपना जनता मशीन अच्छा पड़ा 20,000 पे, 40,000 पे सुपर एक्स अच्छा है। यानी कि ये दोनों के बीच में 20 और 40 के बीच में कोई तो एक ऐसा वॉल्यूम है
कि जहां पे दोनों मशीन सेम कॉस्ट देगा, तो वो वॉल्यूम का अपने को फाइंड करना है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बिटवीन टू मशीन। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन टू मशीन। समझ में आया? तभी सेकंड थर्ड वाले का आंसर, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन टू मशीन्स, दैट इज बीईपी, बिटवीन टू मशीन्स। तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका जो फिक्स कॉस्ट है वो है 54 प्लस 30 84, और इसका है 28 प्लस 20 यानी कि 48। ठीक है, तो 84 हायर से लोअर माइनस करने का, माइनस 48, और डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट लेना है, टोटल अमाउंट नहीं, ध्यान में रखना। तो डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट 4 एंड 5, तो हायर से लोअर माइनस करो, 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा कितना, डिवाइड बाय 1 यानी 36। तो 36,000 बेल्स पे बोथ मशीन विल ब्रेक इवन। अब एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने का, ये अपने लिए है, सब में पूछा रहेगा तो ही लिखने का, बाकी लिखने का नहीं। अगर क्वांटिटी और मशीन, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू 36,000 है, तो कोई भी मशीन खरीदो सेम कॉस्ट आएगा। अगर क्वांटिटी लेस देन 36 है, क्वांटिटी कम है, तो ऐसा मशीन लेने का जिसपे फिक्स कॉस्ट कम है। तो फिक्स कॉस्ट दोनों में किसका कम है? जनता का, तो जनता मशीन आएगा लो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और क्वांटिटी अगर 36 से ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगा, वो सिलेक्ट करने का। वेरिएबल कॉस्ट कम है सुपर एक्स का, लो वेरिएबल कॉस्ट। और इसीलिए देखो यहाँ पे लोग ने 20 पे हमने कंक्लूड किया कि जनता लो, 20 यानी लेस देन 36, और ये 40 पे यानी कि मोर देन 36 पे हमने सुपर एक्स को कंक्लूड किया। हाँ समझ में? तो एक्चुअली वो लोग को सिर्फ ये फाइंड करके डायरेक्टली आंसर अपन बोल सकते हो ओरली, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये लिखा नहीं तो मार्क्स देते नहीं, इसके लिए कंपलसरी पूरा लिखना पड़ता है, वरना ये फाइंड करके फायदा क्या है? अगर तुम लोग को पूरा ही कैलकुलेट करना था तो ये क्यों फाइंड करवाए? समझा?